बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि प्रेशर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट होता है और फिर साथ ही हमने प्रूफ किया था कि टेम्परेचर इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इन टू प्रूफ्स के बाद नेक्स्ट जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, फिर इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे एंड देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखेंगे, उसकी एग्जांपल देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ साइंटिस्ट का नाम है और बॉयल्स लॉ में सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी आप प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब है अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी डिक्रीज करेगी, एक इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, ये इनवर्स का मीनिंग है। यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे कंडीशन भी होती है कि जो टेम्परेचर होगा ये कांस्टेंट रहेगा। तो आइए इसको हम प्रूफ भी करते हैं इस फॉर्मूले को। तो स्टेटमेंट होगी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट हम प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ये मैंने आपको क्लास में याद करवाया था, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। पीवी इज इक्वल टू 2/3 n ½ mv², एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना, ये वाली, ये ब्रैकेट एवरेज को सिंबल शो करेंगे। ये सिंबल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर है, इनके दरमियान हम रिलेशन बनाना है। और जो दूसरी साइड आ रही है जिसमें कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और ये हमें पता है कि टेम्परेचर इक्वल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये डायरेक्ट होता है। हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम कंडीशन को लगाएं बॉयल्स लॉ की तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो फिर दूसरी साइड यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में अगर आप देखें अब क्या कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो ½ mv² भी कांस्टेंट होगा। ये वाला फैक्टर ऑलरेडी पहले से 2/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और 2/3 ये भी कांस्टेंट है। तो मैं फिर इसको यूं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू, ये राइट साइड सारी कांस्टेंट होगी क्योंकि ये वैसे ही कांस्टेंट हो गया, हमने कहा कंडीशन रखी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2/3, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट है। तो ये हम फिर इस राइट साइड को लिख देंगे कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। अब प्रेशर को इधर ही रहने दे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है तो वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/v और साथ कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करें इक्वालिटी से तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1/v। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का नाम क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स, अब हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे और सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट होगी। अब हम इसको प्रूफ भी करते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। यानी डायरेक्ट का मीनिंग क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। अब बच्चों इसकी स्टेटमेंट हमने ये ड्राइव करनी है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, जैसे कि अभी मैं आपको लास्ट बॉयल्स लॉ में भी बताया, ये आपको डायरेक्ट याद होगा। PV इज इक्वल टू 2/3n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा। अब इसमें देखें हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनाना है, तो स्टूडेंट्स ऐसा करें, इधर वॉल्यूम को इधर ले जाएं, प्रेशर को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्रेशर डिवाइड हो जाए क्योंकि हमने वॉल्यूम का रिलेशन बनाना है। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3p, p प्रेशर है, डिवाइड हो गया, ठीक है, n आ गया और ये साथ आ गया ½ mv², ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये रिलेशन पढ़ा था कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्ट है तो फिर हम ऐसा करते हैं
कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह टेम्परेचर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो फिर हम इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने T लिख दिया। अब देखें ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है 2/3 ये कांस्टेंट है, ठीक है, और n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है। प्रेशर भी हमने कंडीशन रखी कि प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो फिर हम इसको जनरली लिख सकते हैं 2/3p इंटू n। ये फैक्टर तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है, साथ आ रहा है T। अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी से, तो ये आ जाएगा V इज प्रोपोर्शन टू T। अब इस प्रोपोर्शन का मतलब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यही वही इसकी स्टेटमेंट ड्राइव होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। नाम से ही जाहिर है इंटरनल सिस्टम के अंदर वाली। अगर मैं अपनी ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हमारी अपनी जो अंदर एनर्जी है इसको कहेंगे इंटरनल एनर्जी। मैं अगर ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ तो मेरी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम इधर देखेंगे फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी का क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इंटरनल एनर्जी को हम सिंबॉलिकली यू से लिखते हैं, यू इसका सिंबल होता है। तो अगर डेफिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जीज। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन में हम लिखा सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जी, जितनी भी मॉलिक्यूलर एनर्जी हैं उन तमाम मॉलिक्यूलर एनर्जी का सम हम कहेंगे कि ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी में हमने इधर जो नाम दे दिया, एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। यानी मॉलिक्यूलर एनर्जी में इधर इस वक्त कौन सी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाली मॉलिक्यूलर एनर्जी है। अगर हम लेट करते हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, मैं गैस मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूँ, ये सिलेंडर है। तो गैस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें ये वेरी स्मॉल पॉइंट मैस होते हैं। चूंकि ये पॉइंट मैस होते हैं तो पॉइंट मैस का मतलब वेरी स्मॉल मैस है, तो इस वजह से इनके अंदर ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। हमने लास्ट टाइम ये पोस्टुलेट भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स, ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं एक्सर्ट करते एक्सेप्ट कोलिजन। तो जब कोलिजन होगा तब भी लगती है, अदरवाइज ये फोर्स नहीं लगाएंगे। जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी तो अब देखें इंटरनल एनर्जी में सिर्फ क्या रह जाएगा? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होगी, तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? काइनेटिक एनर्जी के। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसको हम कहते हैं ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है तमाम मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो उन तमाम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो लेंगे वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। और आपने एक और रिलेशन पढ़ा था, ये मैं इसको ना यू लिख लेता हूँ, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, ये ब्रैकेट्स एवरेज को शो करती हैं, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और हमने रिलेशन पढ़ा था कि टेम्परेचर डायरेक्ट होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो फिर हम ऐसा करते हैं, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो इसकी जगह हम टेम्परेचर लिख देते हैं। क्यों टेम्परेचर लिख रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर एवरेज के डायरेक्ट है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टेम्परेचर, या यूँ कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी किसके डायरेक्ट है? टेम्परेचर के डायरेक्ट है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देगी। अब हम देखते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप हीट करें सिस्टम, हीट एडिड टू सिस्टम। अगर आप सिस्टम में हीट ऐड कर दें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में हमने हीट ऐड की, ठीक है, लेट ये यहाँ पे हम हीट ऐड करें। हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। हमें पता है हमने हीट दी है, हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और साथ ही क्या होगा? ये वर्क डन भी करेगी।
ये अब मैं इसको यूँ लेट करता हूँ कि ये गैस सिलेंडर है, ठीक है। ये गैस सिलेंडर का नाम क्या रख लेंगे, सिस्टम रख लेंगे। सिस्टम था इधर जनरल और इधर सिस्टम का मतलब गैस सिलेंडर है। हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हीट ऐड होगी यानी ट्रांसफ़र होगी सिलेंडर में। तो जब सिलेंडर में ऐड होगी तो सिलेंडर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस सिलेंडर की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक तो ये हमने देख लिया। सेकंड मेथड होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का कि हम किसी भी बॉडी को रब कर लें या हम स्लाइड करें, ठीक है। स्लाइड करें, लेट मैं अपना फर्स्ट हैंड दूसरे हैंड पे स्लाइड करता हूँ, ठीक है। ये जब स्लाइड करूँगा हैंड को तो फ्रिक्शन होगी हैंड के दरमियान। अब ये जो फ्रिक्शन होगी, इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी मैं इधर लेट करता हूँ कि ये फर्स्ट बॉडी है, ठीक है, और इसको हमने रब किया ये सेकंड बॉडी पे। जब फर्स्ट बॉडी को सेकंड बॉडी पे रब करेंगे तो यहाँ पे अब क्या होना है, फ्रिक्शन होनी है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, रब करेंगे स्लाइड करेंगे यानी इधर फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन की वजह से ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी ऑब्जेक्ट है, इसके इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इधर फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा था, फर्स्ट मेथड में हीट ट्रांसफ़र हो रही थी इस सिस्टम के अंदर, लेकिन यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई। इधर हीट ट्रांसफ़र हुए बगैर इस सिस्टम के अंदर एनर्जी इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जब हीट ट्रांसफ़र हो तो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे देखें, रब किया हमने, आप देखें हैंड को रब करें, हैंड को रब करेंगे तो आपका हैंड क्या होगा, हीटअप होगा। क्या मतलब है, आपकी बॉडी में एनर्जी एंटर हो गई है, आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। ये हमने 2 मेथड से देख लिए। अब देखते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसमें हमने कहा कि हीट जो हम एंटर करते हैं कि ये इसकी कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं। जब हीट एंटर करें यानी हीट इन पॉजिटिव होती है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ हीट इन मीन एंटर हो रही है, हीट इन इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हीट बाहर आती है सिस्टम से, इधर देखें ये सिस्टम में ऐड हो रही है, सिलेंडर में ऐड हो रही है, तो ये पॉजिटिव होगी। अगर इससे बाहर आएगी तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव है, हीट आउट इज नेगेटिव होगी। ये कन्वेंशन है, ये याद रखनी है आपने। अब मैं कहता हूँ वर्क, अगर मैं वर्क की बात करूं तो अगर हीट इसको प्रोवाइड करेंगे तो वर्क होगा, तो इसको कहेंगे वर्क आउट, इसको कह देंगे वर्क आउट हो रहा है, वर्क आउट इज पॉजिटिव। अब वर्क की टर्म में जब हम करेंगे, ये दोनों हीट की टर्म में थे। अब इसके लिए ना मैं सिलेक्ट करता हूँ ये हीट इंजन है, ठीक है। ये हीट इंजन इसकी बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए। हीट इंजन की अगर हम बात करें तो हीट इंजन में हम क्या करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हीट एंटर होगी इसमें इंजन में, तो क्या होगा, इस हीट एंटर हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी। दूसरा ये आपको पता है, जब इंजन को मिलती है गाड़ी चलती है, मतलब क्या होता है, वर्क होता है, जिसको कहेंगे वर्क आउट हो रहा है, तो वर्क आउट इज पॉजिटिव। इसको एक और नाम देते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। या क्या कहेंगे, वर्क आउट इज पॉजिटिव, मतलब वर्क डन हो रहा है, गाड़ी वर्क कर रही है, गाड़ी चल रही है तो वर्क हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको फिर रिवर्स कर दें, इसको वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दें, तो वर्क ऑन सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। अब वर्क ऑन का मतलब इससे सिलेंडर से बेहतर समझ आएगी। अब मैं इस सिलेंडर को कंप्रेस करता हूं तो वॉल्यूम कम होगा कंप्रेस करने से, ठीक है। ये यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, वर्क ऑन सिस्टम हो रहा है, इसको नेगेटिव लिखा करेंगे। अगर ये एक्सपैंड कर रहा है सिलेंडर, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो एक्सपैंड कर रहा है, वर्क आउट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये कन्वेंशन है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अब हम वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि गैस का जो गैस सिलेंडर में होती है, इसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वैसे तो आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी होता है, यानी ये जनरल फॉर्मूला लिखते हैं एफ डी होता है। अब देखें इसमें एफ मैं लिखता हूँ प्रेशर का फॉर्मूला, एफ पर यूनिट एरिया, इसको इधर ले जाएं तो प्रेशर से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को डिवाइड कर दिया तो एफ आ गया, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे डी आ रहा है तो डी को हम लिख देंगे डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसको डायग्राम से भी देखते हैं, तो लेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, ये लेट कर लेते हैं फर्स्ट सिलेंडर है, ठीक है,
और इसका जो वॉल्यूम है इसमें गैस का, और मैं लेट कर लेते हैं ये यहाँ तक गैस का सिलेंडर वॉल्यूम है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसी सिलेंडर को दूसरी डायग्राम में शो करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि इसको हीटअप किया। जैसे ही हम ये हीटअप करेंगे तो हीटअप होने से क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर देंगे। ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ तक थे, तो अब ये पोजीशन 1 से कहाँ पे आ जाएगा, पोजीशन 2 पे आ जाएगा। इसको पिस्टन कह देंगे, ये पिस्टन है। पिस्टन पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ जाएगा, तो गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड करके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब लेट ना इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, सपोज इसको ओवन पे रखा हुआ है, इसको फर्नेस पे रखा हुआ है, जहाँ से इसको क्या मिल रही है, इसको हीट मिल रही है। तो हीट मिलने पे क्या हुआ, वॉल्यूम पिस्टन पोजीशन 1 से 2 पे आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले हम कह लेते हैं कि इधर वॉल्यूम V था, यहाँ तक ये वॉल्यूम V है, लेकिन वॉल्यूम अब इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, V प्लस डेल्टा V इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब हम ये वर्क डन का जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, इसमें ये मैं वैल्यू लिखता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू FD। बच्चों देखें यहाँ पे F का फॉर्मूला मैंने ये बनाया, तो F का फॉर्मूला लिख दें, F इसके इक्वल है, ये इधर लगाएंगे, F की जगह लिखेंगे P इंटू A, और साथ आ रहा है D की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा X। ये डेल्टा X क्या है, अगर आप डायग्राम में देखें तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दरमियान जितना पिस्टन ऊपर मूव किया है, ठीक है, जितना डिस्टेंस अपवर्ड मूव किया है पिस्टन, इसको हम कह देंगे ये डेल्टा X है। यानी ये वाला डिस्टेंस क्या नाम रखेंगे, इसको डेल्टा X नाम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखें ये जो टर्म आ रही है ना, A इंटू डेल्टा X, इसकी जगह हम लिख देंगे वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू डेल्टा X। अगर मजीद इसकी डिटेल में चलें तो क्या होगा, एरिया का होता है लेंथ इंटू विड्थ, और इसको क्या कह दें, ये हाइट है। एरिया में क्या आएगा, एरिया में आएगा लेंथ विड्थ, और साथ डेल्टा X क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, लेंथ विड्थ हाइट। और इसको किस टर्म में लिखा हुआ है अभी, एरिया इंटू डेल्टा X। तो इधर मैंने फिर लिख दिया एरिया इंटू डेल्टा X की जगह V लिख दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया प्रेशर ऑफ गैस का। प्रेशर ऑफ गैस के लिए अगर वर्क डन आपने फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। और यहाँ पे जो डेल्टा V है ना, ये चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम इसको पढ़ना है। ठीक, अब इसको ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे ग्राफिकली कैसे वर्क डन को डिस्कस कर सकते हैं। तो देखें इसमें y एक्सिस x एक्सिस हम स्केल ड्रा करेंगे, तो x एक्सिस पे वॉल्यूम लेट करते हैं, y एक्सिस पे प्रेशर लेट करते हैं। तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है। जैसे ही हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो बच्चों देखें यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका एक ही पॉइंट आएगा, ना ऊपर ना नीचे, मतलब ये ओरिजिन है 0 है, ऊपर चलते जाए प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर लाइन के ओरिजिन की तरफ आए तो डिक्रीज होगा। अगर मैं कहता हूँ ये फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट पे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को मैं ऐसा करता हूँ, ये रेड लाइन से शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया जिसको रेड कलर से शो किया हुआ है। और इसका ये फर्स्ट पॉइंट पे अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे ये वॉल्यूम आएगा, इसको V1 कह देंगे, और दूसरा पॉइंट देखें तो ये आ जाएगा वॉल्यूम V2। और चूंकि इधर y एक्सिस पे देखें तो ये प्रेशर एक्सिस है, प्रेशर कांस्टेंट रहना है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आप देखें वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, आप देखें यहाँ पे ये V1 है, ठीक है, V1 से कहाँ तक चल रहा है, ये V2 तक चल रहा है। V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा V लिख रहे हैं। तो ये ग्राफिकली भी हमने डिस्कस कर लिया कि ग्राफ कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और ये V1 और ये V2 है। और ये देखें आप बच्चों, यहाँ पे ग्राफ के अंडर एरिया आ रहा है, ग्राफ ये रेड कलर का है और इसके अंडर जो एरिया आ रहा है इसको मैं ये ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूँ। और ये जो एरिया होता है ना अंडर ग्राफ, इसको कहेंगे एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन होता है। ठीक है, आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देखें अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू, आप बच्चों देखें एरिया अंडर ग्राफ जो हमारे पास आ रहा है, ये एरिया बेसिकली रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या हाइट कर लें, 2 डायमेंशन आनी है तो मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन लिख लेता हूँ। ये लेंथ कह लें, और लेंथ किसके इक्वल है, डेल्टा V के इक्वल है। ठीक है, और हाइट पे आ जाएं, हाइट ये बढ़ रही है और हाइट किसके इक्वल है, ये y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर है तो P लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, P इंटू डेल्टा V आ गया। और आपको बताइए किसका फॉर्मूला है, ये तो वर्क डन का जो अभी हम ड्राइव कर आ रहे हैं, तो इधर वर्क डन लिख दिया। तो इसका मतलब है एरिया अंडर ग्राफ किसके इक्वल आता है, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन।
ठीक है, तो ये हमने ड्राइव कर दिया, बुक में ड्राइव नहीं किया हुआ, डायरेक्ट मैंने ड्राइव भी कर दिया। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट देखने लगे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ये स्टेट फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये इंटरनल एनर्जी इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे लेट करते हैं, ये वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे अगर ये लेट कर लें प्रेशर है तो ये 0.1 है, ठीक है, और यहाँ पे लेट कर लेते हैं 0.2 है। तो इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे 1 होगी U1 और दूसरे पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी U2 होगी। इंटरनल एनर्जी को U से लिखते हैं, आप जानते हैं। अब मैं कहता हूँ ये फर्स्ट इंटरनल एनर्जी का ये पाथ आ रहा है, ठीक है, इसको C1 कह देंगे, लेट कर लिए C1 इसका पाथ है, और दूसरे के लिए हम लेट कर लेते हैं ये इसका आ रहा है सेकंड पाथ, इसको कह लेते हैं, ये पाथ 2 का नाम C2 रख दिया, फर्स्ट पाथ का नाम C1 रख दिया। अब देखें जो पहला पॉइंट है इस पर हम कह देंगे जो इंटरनल एनर्जी है वो इसका नाम रख लेते हैं P1, फर्स्ट पे P1, V1 एंड T1, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे जो हमारे पास प्रेशर आएगा इसको P2, ठीक है, V2 और T2 हम कह देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई प्रेशर वॉल्यूम की। फर्स्ट पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को हम लेट कर लेंगे P1 V1 T1, सिमिलर सेकंड पे हम कह देंगे P2 V2। अब देखें फर्स्ट पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितनी है U1, सेकंड पे U2, तो इनिशियल, ये इनिशियल कह लें, ये फाइनल कह लें। इनिशियल फाइनल पे डिफरेंट है लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। मैं कहता हूँ इधर 5 जूल है, ठीक है, तो आप फर्स्ट पाथ से आए फिर भी 5 जूल आएगी, सेकंड पाथ से आए फिर भी 5 जूल आएगी। तो देखें जिस मर्जी पाथ से आ जाए, ऊपर से या इस नीचे वाले पाथ से आ जाए, तो फाइनल में कितनी रहेगी, फाइनल रहेगी। मतलब इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये एक और लास्ट में बुक में देखेंगे ना पॉइंट लिखा हुआ है कि चेंज इज इम्पोर्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इम्पोर्टेंट। अब ये पॉइंट क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इम्पोर्टेंट, इसका मतलब है हम चेंज, तब्दीली को देखना चाहते हैं, चेंज को देखना चाहते हैं। देखें फर्स्ट पॉइंट पे मैं कहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे 3 जूल है और दूसरे पॉइंट पे 5 जूल है। हम ये देखना ज़्यादा पसंद करेंगे कि कितनी चेंज हुई है, फर्स्ट में 3 थी दूसरे में 5 है, बजाय कि हम अब्सोल्यूट वैल्यू देखें। एक पॉइंट पे 3 है, 3 को देखना डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी चेंज हुई है फर्स्ट से सेकंड में। तो कितनी चेंज हुई है, पहले पे 3 थी दूसरे पॉइंट पे 5 आ रही है, यानी 5 - 3 करें तो 2 का डिफरेंस आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बुक में लास्ट में लिखा हुआ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों। आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ये जो लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं बेसिकली ये हीट एनर्जी को और इसकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं। यानी अगर हीट एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी या वर्क है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसी ब्रांच जो हीट एनर्जी की अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन स्टडी करे उसको कहते हैं लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसमें इसके 2 लॉस हैं, हमने अभी पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट देखेंगे, सेकंड इस चैप्टर के एंड में चल के देखेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा इधर, ठीक है। अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो वो हीट आगे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है और साथ वर्क डन होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये सिस्टम है, ठीक है, इसका नाम सिस्टम रख दिया और इस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और साथ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी साथ वर्क डन होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहता हूँ कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम लेट कर लेते हैं, ये सिस्टम गैस सिलेंडर है, तो लेट ये गैस सिलेंडर हो गया। अब इस गैस सिलेंडर में गैस फिल है, ये गैस मॉलिक्यूल है जो डॉट लगा रहा हूँ, और हम इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ये कैंडल है, कैंडल जस्ट सिंबल रखा हुआ समझाने के लिए, यानी हम इधर से हीट इस सिस्टम को देंगे। अब जैसे ही इसको हीट देंगे तो वो ये हीट इस सिस्टम में ऐड होगी, ठीक है। तो जैसे ही ऐड होगी तो क्या होगा, ये पिस्टन जो है, पिस्टन पोजीशन 1 पे है, तो यही पिस्टन अब कहाँ पे आ जाएगा,
पोजीशन 2 पे आ जाएगा, मतलब वर्क डन होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी वर्क डन हो रहा है। और साथ इसमें हीट ऐड हो रही है, हीट को हम सिंबॉलिकली क्यू से लिखते हैं। हीट ऐड होगी तो इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि हमने सिस्टम को हीट दी, हीट को हम क्यू से लिखते हैं, वो हीट आगे क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी और साथ क्या करेगी, वर्क डन करेगी। ठीक है बच्चों, इसको आसान अल्फाज में मैं कहता हूँ हीट हमारे पास थी 10 जूल, वही 10 जूल क्या करी किया इसने, इस 10 जूल ने क्या किया, इसकी लेट कर लें 4 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी और बाकी कितनी रहेगी 6 जूल। यानी मैं इधर लिखता हूँ 4 जूल प्लस 6 जूल और इधर कितनी थी 10 थी, टोटल 10 जूल हमारे पास हीट एनर्जी थी। वही आगे क्या कर रही है, वही आगे 10 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस में, 4 इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो रही है और 4 में से 10 निकाल दें 6 रह जाएगा। तो अब बाकी वो जो 6 आ रही है वो 6 क्या कर रही है, वर्क डन हो रही है। यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है कि जितनी एनर्जी होगी वही आगे ट्रांसफ़र हो रही है, किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इंटरनल एनर्जी में और साथ वर्क डन में ट्रांसफ़र हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो इसकी स्टेटमेंट भी यही है, स्टेटमेंट में कहेंगे दी स्टेट हीट एडेड टू दिस सिस्टम is appear as increase in internal energy plus work done by system is known as first law of thermodynamics, जिसमें ये हमने देख लिया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों हमारी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारी बुक में वो ये है कि हम बाईसाइकिल पंप की एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। बाईसाइकिल पंप है, ये डेली लाइफ में बच्चों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो लेट करते हैं। ये हमारे पास बाईसाइकिल पंप है। बाईसाइकिल पंप बेसिकली एक सिलेंडर की तरह होता है। ठीक है, ये मैं लेट करता हूँ, ये सिलेंडर की तरह है और इसमें क्या होता है, गैस फिल होती है, एयर गैस होती है, गैस मॉलिक्यूल होती है यानी एयर होती है। और ये इसके साथ ये रोड लगी होती है, ये रोड क्या करती है, कनेक्ट होती है पिस्टन के साथ। मैं कहता हूँ पिस्टन यहाँ पे है, पोजीशन 1 पे है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको वर्क करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो पिस्टन पोजीशन 1 से नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं कहता हूँ अब ये कहाँ पे आ गया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ गया। पुश किया तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब ये गैस क्या होगी, जब ये पुश करेंगे तो गैस इसके अंदर जो होगी ये कंप्रेस होगी। ठीक है, कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होने से इधर देखें ये जो पिस्टन है, पिस्टन इसकी वॉल के साथ फ्रिक्शन करेगा। जब मूव कर रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो पिस्टन और इस पंप की वॉल के दरमियान फ्रिक्शन होगी। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। अब जब हीट आएगी इस फ्रिक्शन की वजह से, ये हीट इस पूरे इस पंप को हॉट कर देगी, गर्म कर देगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन जब हुआ तो वर्क डन होने से ये क्या हो रहा है, हॉट हो जाता है, यानी हीट आ जाती है। तो यहाँ पे भी तो कन्वर्जन ही हो रही है, वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। साथ इधर ना हम लगा देते हैं थर्मोकपल। ठीक है, इसके साथ हमने थर्मोकपल लगाया हुआ है। थर्मोकपल लगा होगा इधर, आप अगर बुक में देखेंगे तो इधर मेंशन होगा थर्मोकपल। थर्मोकपल जस्ट लिखा हुआ है, शो नहीं किया हुआ, यानी इधर लगा होगा थर्मोकपल और साल इधर लगा हुआ है मिली वोल्ट मीटर। इसको मैं जस्ट वोल्ट में लिख लेता हूँ, ये मिली वोल्ट मीटर लगा हुआ है जी। इसकी कंप्लीट डायग्राम है। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो पिस्टन पोजीशन 1 से 2 पे आएगा, यानी वर्क डन किया है तो पोजीशन 1 से 2 पे आया। और साथ कंप्रेस होगा तो फ्रिक्शन भी होगी, कंप्रेस भी होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट आएगा तो हॉट हो जाएगा, यानी वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ क्या होगा, इधर जब हॉट होगा तो इसके अंदर क्या होगी, हीट इंक्रीज हो रही है। हीट इंक्रीज होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इसके इंक्रीज होगा तो इसके इधर साइड पे थर्मोमीटर होगा, थर्मोमीटर हमें बता देगा कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो देखें बच्चों, ये हमने देख ली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जाम्पल। तो हीट कन्वर्जन इधर भी हो रही होती है बाईसाइकिल पंप में। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है, ये बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो बायो में भी पढ़ते हैं। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मैं कहता हूँ कि हम फूड खाते हैं तो फूड हमारी क्या बढ़ाते हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं। हम फूड खाते हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी जो अंदर कन्वर्ट हो रही, अगर अब हमारे अंदर बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। हम मूव करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो यही इंटरनल एनर्जी आगे हमारे मूव करने की वजह से किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। या हम मूव करते हैं, दौड़ लगाते हैं तो हम हीटअप हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, हम गर्म हो जाते हैं। वो किस वजह से है,
वो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है बॉडी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, इसलिए हम हीटअप हो जाते हैं। तो ये देखें बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इसी को क्या कहेंगे, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं इसको ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, इसको यूँ लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो हीट होगी वो ऐड करेंगे सिस्टम में तो वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, साथ क्या आएगा, वर्क डन में आएगा। यानी अगर 10 है तो 10 में ही 4 इसमें चले जाएगी, बाकी 6 इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा देखें यहाँ पे मैं इस इंटरनल एनर्जी को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो इंटरनल या इस तरह करें, वर्क डन को दूसरी तरफ ले आए तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव है वर्क डन, दूसरी तरफ आया तो नेगेटिव हो गया, और इधर राइट साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा, इंटरनल एनर्जी रह जाएगी। अब देखिए आपने फूड खाई हुई है, वो फूड आपकी क्या बढ़ा रही है, इंटरनल एनर्जी। अब लेट करें आपने फूड खा ली तो आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपके रनिंग करने की वजह से क्या होगा, वर्क डन होता जा रहा है। वो वर्क डन जब रनिंग करेंगे हीट आएगी, जितना आपने ज़्यादा रनिंग की वर्क डन ज़्यादा हुआ और हीट भी ज़्यादा हुई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आएगी। एक वक्त आएगा कि आप जब दौड़ लगाएंगे आपसे दौड़ नहीं लगेगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वर्क डन कर लिया है। अब इतना वर्क डन कर लिया है कि वो हीट में से माइनस होगा, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास जो आएगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो आपके अंदर एनर्जी कम हो गई है। अब दोबारा रनिंग करने के लिए, काम करने के लिए आपको मज़ीद फूड की ज़रूरत है। आप एप्पल खाते हैं, आप मिल्क पीते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा इंटरनल एनर्जी आएगी फिर, और फिर आप वर्क डन करेंगे, रनिंग करेंगे, और आप हीटअप होंगे, हॉट होंगे, हीट भी आएगी। इनको माइनस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर फूड खानी पड़ेगी। तो देखें ये बच्चों हमारी डेली लाइफ में बाइसाइकिल पंप में भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और इधर भी हम देख रहे हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में भी क्या हो रही है, हम फूड खाते हैं, इंटरनल एनर्जी आती है, आगे वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। ठीक है, ये इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इजाज़त है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।